स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फार सक्सेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हमने पिछले चैप्टर में एटम, मॉलिक्यूल, इन सब की बात तो कर ली थी, लेकिन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, एटम की डीप स्टडी देखते हैं, राइट, कि एटम होता क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हर बार की तरह हम कॉन्सेप्ट मैपिंग अपनी लास्ट में ही करते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने मेन चैप्टर से, ठीक है। दैट इज जॉन डाल्टन कंसिडर एटम टू बी एन इंडिविजिबल एंटिटी। अब हमने ये बात पहले भी कर ली थी कि जो एटम है वो डिविजिबल नहीं हो सकता, राइट। तो जो जॉन डाल्टन जी थे उन्होंने ये बात बताई थी कि जो एटम है वो एक इंडिविजिबल एंटिटी है, लेकिन उनकी जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो कब 19th सेंचुरी के एंड पे डिस्कार्ड कर दिया गया था, क्योंकि उस समय पे जो साइंटिस्ट थे वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कि एग्जिस्टेंस की बेसिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स, वो एटम में होते हैं। मतलब उन्होंने उन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा था, क्योंकि अब जॉन डाल्टन जी कह रहे थे कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, लेकिन जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि वो डिविजिबल है, तभी तो उसके अंदर इतने इतने पार्टिकल्स है कि इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो इस बात को एक उनके बीच में एक क्या कहना चाहिए, कोल्ड वॉर था कि मतलब कौन सी चीज़ सही है। तो इसके लिए जब हम आगे पढ़ेंगे हमें उस बात से क्लियर होगा कि हाँ, एटम अपने आप में एक इंडिविजिबल एंटिटी है कि आप उसको डिविजिबल नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। तो वही है ना कि आप कुछ कह रहे हो और उसका अपोजिट आ गया, तो अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और अब तक हमने ये बात कर ही ली है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सबसे स्टार्टिंग में बात आते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन्स होते क्या, उनकी डिस्कवरी हुई कैसे थी। इनकी डिस्कवरी होने के लिए आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, वो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई थी, जिसे आप कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। जे थॉमसन जी ने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एक्सप्लेन किया था, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसमें क्या होता है, ये आपके शायद बुक में भी, एनसीईआरटी बुक में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन होगा कि उन्होंने कैथोड रेस के थ्रू इस चीज़ को करा था, थोड़ा सा उन्होंने उससे पास आउट करा के, मतलब बॉम्बार्डिंग भी नहीं कहेंगे पर पास करा के देखा था। और जो वहाँ पे पार्टिकल्स पाए गए थे वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया था, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट को, आपको इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बेसिकली बस इसके बारे में पता करना है कि वो होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसके फैक्ट्स दे रखे इलेक्ट्रॉन्स के, कि उस पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, डेट इज -1 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, सी इज योर कुलम। और ये रॉबर्ट ई मिलिकन जी ने इसको कैलकुलेट किया था। ये आपका जो नेम है ये कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन फिर भी फॉर श्योर कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर हो सकता है आ जाए तो। एंड द अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे मास है वो इतना होता है। अब कभी कभी ये ग्राम्स में भी पूछते, तो आप उस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलेंगे कि आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और प्रोटॉन की डिस्कवरी का है कि ये किसने करी थी, ई गोल्डस्टीन जी ने करी थी। उन्होंने क्या करा था, एनोड रेज या कैनाल रेज को एक्सपेरिमेंट यूज करा था, जिससे उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज, उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट किया था। ये भी उसके जैसे ही सेम सेम एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इसके कुछ अलग फैक्ट्स निकल के आए थे कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज रहता है, डेट इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप एक बात देख पा रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है डेट इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज योर पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और प्रोटॉन पे +1.6, राइट, इंटू 10⁻⁻19। तो दोनों पे चार्ज सेम ही है, लेकिन क्या क्या इनमें चेंजेस आ रहे, प्लस और माइनस का। तो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। और इसमें इसमें थोड़ा सा और ये भी सब दिखाया है कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या था। उसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की इसमें नीड नहीं है, लेकिन वही है बात है, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे तो वो चीज़ अच्छी होगी, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। और इसका आप मास एग्जैक्टली भी याद रख सकते हो, और एक छोटा सा ट्रिक या फॉर्मूला कुछ भी कह लीजिए, कि जब भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1840 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मास ऑफ प्रोटॉन आ जाता है, ठीक है। अब बात आती है हमारे थर्ड पार्टिकल की, थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल,
डेट इज न्यूट्रॉन। अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ये करी थी जेम्स चैडविक जी ने, जे चैडविक। इन्होंने क्या करा था, लाइटर एलिमेंट्स की बॉम्बार्डमेंट कराई थी जैसे कि लिथियम बोरॉन विद अल्फा पार्टिकल्स एंड ऑब्जर्व्ड एमिशन ऑफ न्यू पार्टिकल्स हैविंग जीरो चार्ज बट हैविंग एक मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। मतलब जब उन्होंने बॉम्बार्डिंग कराई तो उन्होंने क्या पाया कि कुछ न्यू पार्टिकल्स भी एमिट होके आ रहे हैं जिनका कोई चार्ज ही नहीं है, लेकिन उनका जो मास है ना वो प्रोटॉन के इक्वल है। अब यहाँ पे आपको चार्ज और मास के बीच में एक डिफरेंस क्लियरली समझ आना चाहिए कि मास क्या होता है और चार्ज क्या होता है, राइट। चार्ज इज डेट की मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, एंड मास इज उसका एक वेट वाइज। ओके। अब इसमें बात आती है कि इन पार्टिकल्स को क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया, जो क्या है न्यूट्रल पार्टिकल है किसी भी एटम के। जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटियम में एब्सेंट होते हैं, जो एक हाइड्रोजन का एटम होता है। प्रोटियम इज 1H1। हम आइसोटॉप और आइसोबार की अभी नीचे भी बात करेंगे कि ये होते क्या हैं। अब mass of electrons are negligible as compared to that of proton and neutron, hence sum of masses of proton and neutron will compose its atomic mass। जब भी आप किसी भी मास को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लेजिबल होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में उसके मास को हम नेग्लेजिबल करते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन का मास कितना देखा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। मतलब आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे, -31 तो यानी कितना छोटा इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितना कम मास है उसका। तो इसलिए जब भी हम कभी भी एटॉमिक मास की बात करते हैं तो उसमें हम किसकी बात करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करके आप उसके एटॉमिक मास की बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है। अब बात आती है एटॉमिक मॉडल्स की। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्लियर हुई होगी। लेकिन अब एटम्स के मॉडल क्या क्या थे, जो हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी ना, लास्ट चैप्टर पढ़ते हुए कि हम एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू आपके पास आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स होते क्या है। अब अगर हम देखें तो जो भी एग्जिस्टेंस होती है, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो एग्जिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनके बेसिस पे अलग अलग एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए गए अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू। ठीक है। उन एटॉमिक मॉडल्स में से कुछ क्या है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल। और आपको ये बात बहुत अच्छी लगेगी शायद कि जो बोहर मॉडल था वो अब तक का सबसे बेस्ट एटॉमिक मॉडल माना गया था, लेकिन अभी बहुत ही आजकल जो मॉडल को हम अडॉप्ट कर रखे हैं वो है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसके बारे में हम अब बात नहीं करेंगे, इसके बारे में आप अपनी हायर क्लासेस में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम थॉमसन और एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे और बोहर मॉडल की बात करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल से। अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल को आप क्या कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। मतलब जो थॉमसन जी थे उन्होंने ऐसे बोला था कि जैसे आपका सपोज कीजिए कोई ऐसे वाटरमेलन है, ठीक है। अब जो ये पूरा रेड होता है, लेकिन बीच बीच में कहीं पे क्या होता है, इसके सीड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने बोला था जो सीड्स होते हैं ना वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब जो भी है जैसे सीड्स प्रेजेंट है वाटरमेलन के अंदर, तो उन्होंने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन्स है एक पूरे पॉजिटिव स्फेयर के अंदर, कि मतलब एक पूरा पॉजिटिव स्फेयर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसलिए इस मॉडल को ना वाटरमेलन मॉडल और ये सारे अलग अलग नाम भी दिए गए थे। तो इन्होंने क्या बोला था कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड पॉजिटिव स्फेयर, जो पूरा प्रोटॉन से मिलके बना है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है, जैसे ये सीड्स प्रेजेंट है, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर होता है। ठीक है। अब देखा जाए तो ये मॉडल इतना ज़्यादा एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि और भी ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उस वक्त एटम्स में। तो इसलिए इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया था। उसके बाद एक और मॉडल आया, डेट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखते हैं वो क्या कहते हैं। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या था, इस मॉडल को ना अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नेम से भी फेमस किया गया था, क्योंकि रदरफोर्ड जी ने क्या किया था, उन्होंने बॉम्बार्डमेंट कराई थी अल्फा रेस की। वो क्या होते हैं अल्फा रेस, क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं 2He4। मतलब जो हीलियम है, हीलियम आपको पता है क्या है, इट इज़ अ गैस, नोबल गैस है, जो हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी, राइट। तो जो हीलियम है उसकी उन्होंने बॉम्बार्डमेंट कराई थी किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी थी उनसे, फिर उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, लेकिन लास्ट में हम इसके थोड़े से लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी मॉडल है अगर उसके बाद भी कोई और मॉडल आए यानी उसके कुछ लिमिटेशंस तो उन्हें मिले होंगे ना। तो इसलिए अब देखते हैं उन्होंने क्या कराया था। देखिए जैसे नीचे आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, उन्होंने क्या करा था कि ऐसे उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्डमेंट कराई थी ऐसे ऐसे,
सारे हीलियम न्यूक्लियस की, मतलब अल्फा रेस की। अब क्या हुआ था कि कुछ जो है छोटे से डिफ्लेक्शन के थ्रू ऐसे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्शन यूनिवर्स सीधे निकल गए, कुछ ज़्यादा डिफ्लेक्शन से निकले, और कुछ थे जो वापस डिफ्लेक्ट बैक हुए थे, राइट। तो यानी उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस करी, उन्होंने देखा कि कुछ तो पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकलते चले गए, कुछ ऐसे थे जो छोटा एंगल बना के वापस डिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे। लेकिन 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस से रीबाउंड हुआ था, मतलब उसने वापस से वो वापस आया था, मतलब जैसे सामने टकरा के वो वापस आया था। अब उन्होंने इस चीज को सोचा था कि ये हुआ क्यों है, क्योंकि कुछ तो डिफ्लेक्शन से निकले हैं और कुछ सीधे सीधे पास होते जा रहे हैं, लेकिन एक पार्टिकल ऐसा भी है जिसने ऐसे रीबाउंड करा है। अब ये बात थी कि वो पार्टिकल था क्या और उसकी क्या प्रॉपर्टी वगैरह और क्या हुआ था। तो अब उसकी ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं कि उन्होंने कॉन्क्लूजन क्या निकाला इसके बेसिस पे, ठीक है। अब उनके जो कॉन्क्लूजन्स थे वो क्या थे कि एटम जो है ना वो एक एम्प्टी स्पेस को प्रीडोमिनेट करता है, मतलब उसके पास कुछ ऐसे एम्प्टी स्पेस है जिससे जो अल्फा पार्टिकल्स है वो अनडिफ्लेक्टेड उससे पास हो गए, ठीक है। पहला उन्होंने कॉन्क्लूजन निकाला किन पार्टिकल्स के लिए जो अनडिफ्लेक्टेड पास होते जा रहे थे। फिर उन्होंने दूसरा कॉन्क्लूजन निकाला कि उसके बीचों बीच, मतलब सेंट्रली में एक कोई पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को लेके बैठा है, इसलिए कुछ पार्टिकल्स क्या हुए उसकी वजह से डिफ्लेक्ट हुए, और सिर्फ उनमें से एक, मतलब 12,000 में से एक जो था वो बाउंस बैक हुआ। अब उन्होंने एक और कंक्लूजन क्या निकाला कि सिंस अ minute fraction of alpha particles suffer deflection and very few bounce back, this lead to conclusion that most of the space an atom is empty and the space occupied nucleus is negligible compared to its empty space। मतलब कि जैसे देखिए आपका कोई एटम है, ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसे अपनी कॉन्क्लूजन में निकाला कि जो आपका पूरा एटम है उसका मोस्टली स्पेस तो एम्प्टी है, लेकिन बहुत ही छोटा सा स्पेस उसके न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और वो इतना छोटा है कि उसके एम्प्टी स्पेस के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का जो स्पेस है वो नेग्लेजिबल है, ठीक है। मतलब जो बाकी सारे पार्टिकल्स थे वो उससे ऐसे छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, बाकी क्रॉस होते गए, लेकिन सिर्फ एक था जो न्यूक्लियस से जाके टकराया होगा और वो वही वापस आया, मतलब वो ऐसे गया और ऐसे वापस आया। तो इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यानी इससे हमें क्या पता चलता है जो न्यूक्लियस का साइज है वो कितना छोटा है, 10⁻⁻5 टाइम्स है एटम के साइज के, ठीक है। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि न्यूक्लियस का साइज अपने आप पे कितना छोटा है। अब इसके बाद उन्होंने क्या करा कि जो पूरा एटॉमिक मास था वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, उन्होंने इस बात को भी बोला, ठीक है। लेकिन अब उनके मॉडल के बेसिस पे कुछ फीचर्स भी सामने निकल के आए, वो क्या थे कि जो पॉजिटिवली प्लेस्ड न्यूक्लियस था ना एटम के अंदर, उसमें क्या था कि मतलब सारे जो मास था वो न्यूक्लियस के अंदर ही था, मतलब जो ये न्यूक्लियस था सारा मास इसी के अंदर था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके आसपास एक ऑर्बिट में, वेल डिफाइंड ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है एटम के साइज के कंपैरिजन में। आप देख पा रहे होंगे अगर एटम इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस कितना छोटू सा है। तो आप इस चीज को देख पा रहे हैं कि रदरफोर्ड जी ने अपने मॉडल में क्या क्या बात करी थी, ठीक है। तो इनके मॉडल के बेसिस पे आपको अब तीन चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं उनसे मास बनता है किसी भी एटम का, और वो बिल्कुल उसके सेंट्रली प्लेस्ड होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर। सेकेंड पॉइंट इज कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इनसाइड द एटम, और जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड होता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज डेट कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। अब ये सारे इनके कंक्लूजन्स और ऑब्जर्वेशंस हो गए, लेकिन अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी निकल के आए थे कि उन्होंने कैसे बताया कि कैसे एटम अनस्टेबल भी है, मतलब जो पता चला कि उनका जो मॉडल था ना वो ज़्यादा इतना, क्या कहना चाहिए, सुइटेबल या कुछ भी कह सकते हैं हम, लेकिन वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो हम लोग चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो चार्ज पार्टिकल होते हुए भी अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं और न्यूक्लियस के अंदर फाइनली गिर जाते हैं, और इससे क्या होता है एटम जो है हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ये रदरफोर्ड जी का मेजर ड्रॉबैक था जो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि मतलब अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर ये आपका एटम है, ठीक है, ये बीच में आपका न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ चारों तरफ घूम रहे हैं तो कभी तो वो अपनी एनर्जी लूज भी करेंगे ना, और फिर वो अगर एनर्जी लूज कर जाएंगे, जीरो एनर्जी के हो जाएंगे, तो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, और उससे क्या होगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा था ना कि
वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो उस चीज़ को क्लियर आउट करने के लिए या उस चीज़ को समझाने के लिए किसका मॉडल आया, बोहर एटॉमिक मॉडल आया, जिससे अब हमारा ये वाला ड्रॉबैक भी क्लियर हो गया। और बोहर एटॉमिक मॉडल ने अपने आप में एक बहुत अच्छा स्पेस ऑक्यूपाई करा था, जो एक बहुत ही अच्छा, क्या कहना चाहिए कि एक बहुत ही अच्छा मॉडल दिया था उन्होंने, जिससे एक पूरा ना रेवोल्यूशनरी चेंज आया था। क्योंकि काफ़ी समय तक हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे ही चलते रहते। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अभी कुछ समय पहले ही आया है, जिसको हम अभी नाउ डेज यूज़ करते हैं, लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल इज़ अ लिटरली अ रेवोल्यूशनरी चेंज। ठीक है, तो अब पहले हम इसके बारे में बात करते हैं उन्होंने क्या बात करी थी। उन्होंने क्या बोला था कि जब जो रदरफोर्ड मॉडल जी के ड्रॉबैक्स थे उनको ओवरकम करने के लिए नील बोहर जी ने 1912 में अपना मॉडल प्रपोज किया, जो एटम के स्ट्रक्चर को बता रहा था। उन्होंने क्या क्या एजम्पशंस रखी। अब ये इन्होंने एजम्पशंस के बेसिस पे रखा मॉडल, लेकिन वो एजम्पशंस इतनी अप टू डेट थी, इतनी एक्यूरेट थी कि उसी वजह से इनका मॉडल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। मतलब एटम के इनसाइड बहुत ही कम स्पेशल ऑर्बिट्स को अलाउ किया गया था, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, और जो एनर्जी एमिट होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं एटम के थ्रू, उससे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक ऑर्बिट पे दूसरे ऑर्बिट में मूव करता रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी खो देगा और वो वापस न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए ना इन्होंने कुछ बातें भी बताई कि वो ऑर्बिट्स होते कैसे हैं। देखिए, आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि इन्होंने ना क्या कहा, इन्हें जो ऑर्बिट्स थे ना इन्होंने नाम दिया उन्हें एनर्जी लेवल्स। अब एनर्जी लेवल्स को इन्हें नाम दिया के, एल, एम, एन। इन्हें जो ऑर्बिट्स थे ना उन्हें दो नाम दिए गए। एक दिया गया एनर्जी लेवल्स, ठीक है, एक दिया गया शेल। मतलब उन्होंने नाम दिया इन्हें कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे ऑर्बिट पे मूव करते हैं कि के, एल, एम, एन। मतलब जो सबसे अंदर वाला शेल है उसको उन्होंने क्या बोला, के शेल, फिर बोला एल शेल, फिर बोला एम शेल, और फिर बोला एन शेल। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें मूव करते रहते हैं। अब एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन पे कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही वो सारा कुछ हो पा रहा है। आई मतलब मुझे समझ आ रहा होगा कि आपको अभी थोड़ा कम क्लियर हुआ होगा, लेकिन अभी हम इस चीज़ को और पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो के शेल होता है, जो एन शेल, ये सारे शेल्स बोले उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने बोला जो के शेल है ना उसको आप एन इक्वल्स टू 1 कहोगे, मतलब पहला शेल है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। मतलब अब आप इस चीज़ से एक बात समझ पा रहे होगे कि किस शेल में से सबसे इजीली आप इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज सकते हो। सबसे लास्ट वाले शेल से। अगर अंदर वाले से निकालोगे तो कितनी एनर्जी लगेगी, कि इस वाले शेल से अगर निकाल लो, पहले वो इस पे आए, फिर इस पे, फिर इस पे, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसलिए क्या होगा, सबसे बाहर वाले शेल से आप सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो, राइट। फिर उसके बाद बात क्या आती है कि जब सबसे जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे टाइटली बाउंड होगा, और सबसे जो बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे लूजली बाउंड होगा, राइट। तो एनर्जी का जो एक्सचेंज होगा, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लिए, किसी को इलेक्ट्रॉन दिए, तो उसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व होते रहेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी खो दे और वो न्यूक्लियस में जाके गिर पड़े, जो हमने पीछे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की ड्रॉबैक को देखा, राइट। तो अब इन्होंने इस सब चीज़ों को एक्सप्लेन करा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो ये शेल्स होते हैं इनको ना इन्होंने एक्साइटेड स्टेट्स भी बोला, कि जो आपका सेकेंड शेल है वो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। मतलब इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ सपोज कीजिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो के शेल में, अब उसके लिए पहला स्टेट क्या हुआ, ये हुआ ना, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो इन्होंने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया इसके थ्रू। ठीक है, और इसके बारे में इन्होंने बहुत सारी और भी चीज़ें बताई कि कैसे ये इनमें कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो हम अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या इसकी बात करी, जो अभी मैंने आपको बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिससे आपको ये चीज़ और क्लियर होगी। लेकिन उससे पहले मुझे एक और चीज़ समझानी है कि देखिए, जैसे आपका कोई सपोज कीजिए कोई एटम है, राइट। अब उसमें ऐसे शेल्स होंगे अपने अपने, बीच में न्यूक्लियस होगा कहीं पे। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा टाइटली बाउंड है, ये हमने बात करी।
जो बाहर मूव कर रहा है वो सबसे ज़्यादा लूजली बाउंड है। तो क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन हम देते हैं, जो एटम है उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए या उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए, तो सबसे पहले अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेगा, और अगर कहीं से लेगा तो सबसे पहले बाहर आएगा वो इलेक्ट्रॉन। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इन शेल्स को डिफाइंड भी किया था कि एक्साइटेड स्टेट, जो मैंने आपको अभी बताया। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो n=2 है, मतलब आपका एल शेल, वो क्या है आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो आपकी। आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है 1 मार्कर कि आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो सारी बात अभी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे, राइट। तो अब जो इसमें आगे के टॉपिक्स रहते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सारा कुछ अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच ऑल।